चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 नेटवर्क। दिन भर की बहुत सारी खबरों के बीच यहाँ पर इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं वो देश के बाहर से यानी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हम विचार करते हैं। यहाँ पर उन विषयों पर हम चर्चा करते हैं जहाँ पर इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में युद्धाभ्यास जैसी व्यवस्था चल रही है। हम युद्धाभ्यास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुल मिलाकर के तृतीय विश्व युद्ध की कहीं पर घोषणा नहीं होती है, लेकिन विषय वस्तु कुछ ऐसी ही सामने आती है मानो तृतीय विश्व युद्ध चल रहा हो। इस विषय पर पूरी जानकारी के लिए हम अपने अतिथि से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा हम आपको सबसे पहले ये सुना देते हैं। उनका ये कहना है कि इजराइल और ईरान दोनों को ही संयम बरतनी चाहिए। फिलहाल युद्ध विराम जैसी स्थिति है, लेकिन क्या वास्तव में युद्ध विराम हो रहा है या युद्ध विराम चल रहा है, एक बड़ा प्रश्नवाची भी है। इसके लिए पहले हम ट्रंप की वो घोषणा सुन लेते हैं जो उन्होंने कहा। I don't think so, but I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit, and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot, and now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you, and I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. I'm going now, as you know, to NATO. Some of you are going with me, and I think it's going to be successful. We'll see. I'll let you know. Are you going to see the agreement? It's a new dawn in the Middle East. Thanks to the agreement you managed to achieve. What are your future plans for the region, for Saudi Arabia, Israel, Gaza, the hostages? Look, you're asking me about women in the Middle East. It's getting a lot better. Things are happening at a high level. As you know, Saudi Arabia's done a really good job. It's coming out far faster than I thought. So we're very happy about what's happening with women in the Middle East. No, I'm talking about this. तो चलिए, आखिरकार हमने आपको वो दिखाया जो ट्रंप कह रहे थे। ट्रंप का ये कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति का कि अब युद्ध विराम जैसी स्थिति है, कोई भी सीमा पार न करे। यदि इजराइल की तरफ से कोई गलतियां हुई हैं तो वो गलतियों की वजह से गलतियां हुई हैं, ऐसा कहना है। इस पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं पर कतर भी कहीं पर किसी एंगल से यदि हम देखें तो क्या उसे भी किसी तरह का नुकसान हो सकता है? क्या वो रडार के किसी कोने में आता है? हम कतर को क्यों केंद्र बिंदु बना रहे हैं? दरअसल कतर वो जगह है जहां पर अमेरिका का एयर बेस है, यानी कम से कम 100 से ज्यादा वहां पर ऐसे सिस्टम वहां पर हैं जो पूरे यूएई को कंट्रोल करते हैं, यानी अमीरात को कंट्रोल करने वाली स्थिति बनती है। इस पूरे विषय पर हमारे साथ विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं। हालांकि बाय प्रोफेशन तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में भी अच्छी खासी रुचि रखते हैं। डीवी सत्यनारायण, कतर से ही हम उनको जोड़ रहे हैं। एनआरआई है, भारतीय मूल के ये सदस्य हैं। सत्यनारायण जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार रवि जी। मुझे ये बताइए, आप इस वक्त कहाँ पर हैं? मैं इस वक्त दोहा कतर में मौजूद हूँ। ओके। और आपसे यहीं से मुखातिब हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप वैसे भारतीय मूल से हैं? बिल्कुल, मैं भारतीय नागरिक हूँ जी। ओके। सत्यनारायण जी, मुझे ये बताइए आप कि आप अब बिल्कुल आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से मुझसे दोहा से बैठ करके बात कर रहे हैं। देश दुनिया में लेकिन ये चर्चा है कि कतर इस वक्त रडार में है दोनों ही तरफ से। बिल्कुल सही बात है। कतर की स्थिति ही ऐसी है यहाँ की जियोपॉलिटिक्स में कि वो दोनों तरफ से रडार पे है। और कतर के संबंध सारे देशों से इस तरह के रहे हैं कि वो एक मध्यस्थ की भूमिका में रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो रडार में आएगा। ओके। सत्यनारायण जी, मुझे एक और बात बताइए कि अभी हाल फिलहाल की यदि हम बात करें तो जियोपॉलिटिक्स में आपकी रुचि, जैसा हमने जाना कि आपकी बहुत अच्छी खासी रुचि है, राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी आप बहुत गंभीरता से देखते हैं, भारत के मूल निवासी हैं, लिहाजा इस दृष्टि से भी आप जो इस वक्त जो ईरान और इजराइल का जो एक तरह से द्वंद्व युद्ध हम कह सकते हैं जो चल रहा है, और ईरान कहता है कि मैं हारूंगा नहीं,
आपका नजर क्या कहता है? कहना बड़ा कठिन है रवि जी कि ईरान किस दिशा में उन्मुख होता है, परंतु आज की जो स्थिति है उसमें तो लगता है कि ईरान पीछे नहीं हटेगा और अपनी बात पर अडिग रहेगा। पर साथ ही इजराइल ने भी आगे कदम बढ़ा दिया है, तो इजराइल के लिए भी अब कदम वापस खींचना काफी कठिन है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आगे क्या होगा, क्योंकि आपने देखा है कल तक जो स्थिति थी उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि ईरान को अपनी न्यूक्लियर जो कार्यक्रम है उसको बंद करना पड़ेगा, परंतु अब तक ऐसा कोई ठोस समाचार नहीं मिला है कि ईरान ने न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद कर दिया है। हालांकि उनके कुछ साइट्स पे अमेरिका ने बम गिराए हैं, परंतु इससे उनकी पूरी फैसिलिटीज नष्ट हो गई हैं ऐसा कहा नहीं जा सकता। पर इसके बावजूद जब प्रेसिडेंट ट्रंप सुबह ये निर्णय देते हैं कि ठीक है युद्ध विराम होगा, सीज फायर होगा, तो ये पता नहीं अभी कि कौन पीछे हट रहा है या कौन अपने जगह पे अडिग है, कहना बड़ा कठिन है। ओके, सत्यनारायण जी मुझे एक बात और बताइए, आप कतर में हैं, अमेरिका ने बहुत बड़ा एयरबेस वहां पे बना रखा है, कभी ऐसा मौका मिला कि उसके आसपास से भी आप गुजरे हों? किस तरह का होता है पहले तो ये बताइए, फिर हम क्यों बना है वो हम बात करेंगे। हाँ रवि जी, मैं ये बता दूं कि वैसे तो अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं यहाँ पे अन्य देशों में भी हैं, मिडिल ईस्ट के यानी कि वेस्ट एशिया में, जैसे कि बहरीन में भी हैं, संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भी हैं और भी अन्य जगहों पर हैं, परंतु इनका सबसे बड़ा सैन्य अड्डा और उसमें भी खासकर एयरबेस सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट में इनका कतर में ही था, जिसका नाम अल उडीद एयरबेस है। सौभाग्य से मुझे 2014-15 में अल उडीद में बिल्कुल उस एयर स्ट्रिप के साथ साथ काम करने का अवसर मिला, तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से पूरे एयरबेस को काफी दिन देखा हुआ है। वहां पे मैंने कार्य किया है, एक प्रोजेक्ट किया है। ओके, प्रोजेक्ट करने के दरमियान कभी आपको इस पूरे रीजन में क्यों एयरबेस बनाया गया, इस पर कभी ध्यान लगाया आपने? जियोपॉलिटिक्स यानी जियोग्राफी की भी यदि हम बात कर लें, कतर को क्यों चुना गया? देखिए ये तो बड़ा मुश्किल है कहना। कतर की कुछ ऐसी स्थिति रही है और कतर के शासकों का कुछ ऐसा पॉलिसी रहा है कि वो सारे देशों से अपने संबंध बिल्कुल बनाए रखे हुए थे, और उस दृष्टि से उन्होंने अमेरिका को भी शायद उतना ही महत्व दिया जितना कि उन्होंने अफगानिस्तान को दिया हो या तालिबान को दिया हो। एक दूसरा, यहाँ पर जगह भी काफी था और ये बिल्कुल मध्य में स्थित था मिडिल ईस्ट में। यहाँ से इधर ओमान तक या उधर लेबनान तक लगभग सारी दूरियां कवर हो जाती हैं, तो शायद उस दृष्टि से उनका एयरबेस यहाँ पे बनाना ठीक लगा हो। माने ज्योग्राफिकली यदि हम कहें तो ज्योग्राफिकली वो सेंटर पॉइंट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, भौगोलिक रूप से लगभग आप कह सकते हैं ये मध्य में था, तो उस दृष्टि से शायद उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। अमेरिका को अमेरिका के बाद में इतना बड़ा एयरबेस कतर में बनाने की आवश्यकता, इस पर कोई प्रकाश डाल पाएंगे आप? मैं एक सामान्य नागरिक की हैसियत से अपना मंतव्य दे रहा हूं। मुझे लगता है कि उन्होंने इराक युद्ध के बाद उन्हें लगा कि मिडिल ईस्ट में अगर उन्हें अपना अगर नियंत्रण बनाए रखना है या यहाँ पर नजर रखनी है, तो बजाय इसके कि वो हर बार अमेरिका से उड़कर यहाँ पे बमबारी करे, उन्हें लगा होगा कि शायद अगर मध्य एशिया में ही अपना एक एयरबेस बना लिया जाए तो वो ज़्यादा आसान होगा पूरे मिडिल ईस्ट पे नज़र रखने के लिए, या जिसको कहते हैं सॉर्टीज लेना। हर 1 घंटे में मैं देखता था कि उनके कुछ विमान उड़ते थे और पूरा मिडिल ईस्ट में
चक्कर लगाकर आते थे। तो कुछ उस तरह नजर रखने के लिए ये बड़ा सुविधाजनक है। ओके, आप उसको एक सामान्य नागरिक की दृष्टि से देखें तो मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हमारे पास में एक और बयान आ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का। फारूक अब्दुल्ला आखिरकार कहते क्या है? उनका एक कहना यह है, यदि वास्तव में ये सीज फायर है तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। देखिए, अल्लाह करे सीज फायर के हवाले से जो खबर आ रही है, सुनिए, मैं अल्लाह का मशकूर हूँ, अल्लाह से शुक्र करता हूँ। अगर ये सीज फायर सचमुच है तो अच्छी बात है, क्योंकि बेगुनाह मारे जा रहे हैं। अल्लाह करे ये सीज फायर रहे। क्या अमेरिका ने घुटने टेके हैं? अमेरिका ने घुटने टेके हैं ईरान के आगे? किसी ने घुटने नहीं टेके, किसी ने घुटने नहीं, न ईरान ने नाम लिखा, मगर एक इंसानियत के हिसाब से उन्होंने कहा कि इसको बंद करना जरूरी है, क्योंकि इससे उनकी इकोनॉमी को भी असर पड़ेगा, सारी दुनिया की इकोनॉमी को पड़ेगा। अगर ईरान इसमें चलता रहा तो हम लोग सब बड़ी मुसीबत से इस दुनिया में पड़ेगी। इस मुसीबत से ये जाना नहीं था। ये दुनिया का प्रेशर है, ये दुनिया का प्रेशर है अमेरिका पे कि ये बंद करो। यात्रा में कुछ वक्त है, तो क्या मैसेज रहेगी यात्रियों के लिए? अल्लाह का शुक्र है कि यात्रा आने वाली है और हम उम्मीद करेंगे ये खुशी से वहाँ भोलेनाथ का दर्शन करें और उसके बाद अपने घर जाए और कहे कि कितनी अच्छी ये लोग हैं और अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती यहाँ दी। देखिए, अल्लाह करे सीज फायर के हवाले से जो खबर आ रही है, सुनिए। तो चलिए, हमने ये बात सुनी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि यदि वास्तव में ये युद्ध विराम है तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। सत्यनारायण जी, भारतीय नेता ये कहते हैं कि वास्तव में यदि ये युद्ध विराम है तो अल्लाह का शुक्रगुजार हूं, क्या मायने इसके? फारूक अब्दुल्ला जी के इस वक्तव्य से मैं पूरी तरह सहमत हूं। अगर आप अपने देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुनते हैं तो वो हमेशा इस बात को दोहराते रहे हैं, वो चाहे रशिया यूक्रेन का युद्ध रहा हो या कोई अन्य युद्ध रहा हो, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि ये युद्ध का समय नहीं है, बुद्ध का समय है। मैं उनके इन बातों से पूरी तरह सहमत हूं। युद्ध से किसी का लाभ नहीं होता, केवल भविष्य में क्या होगा इस डर से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। परंतु क्या वास्तव में ईरान अगर न्यूक्लियर पावर हो जाता तो इजराइल को खतरा था या नहीं, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। परंतु निश्चित रूप से जो युद्ध चल रहा है या आगे भी अगर चलेगा तो इससे किसी को फायदा तो नहीं होगा, नुकसान ही ज्यादा होगा। ओके, फायदा कभी भी युद्ध से नहीं होता, ये तो जग जाहिर है, लेकिन बावजूद उसके ईरान कहता है कि मैं हारूंगा नहीं। क्या मायने हैं सत्यनारायण जी? जियो पॉलिटिक्स के लिए हम ध्यान देते हैं। ईरान का कहना है कि अगर बातचीत से समस्या सुलझ सकती है तो ईरान ने कहा ठीक है, हम तैयार हैं, जहां तक मैं समझता हूं। परंतु दबाव डालकर अगर आप चाहते हैं कि हम अपना कार्यक्रम बंद कर दें, जो ईरान के अनुसार अपने शांतिपूर्ण कार्यक्रमों के लिए या अपने विकास के लिए है, न्यूक्लियर कार्यक्रम जो डेवलप कर रहा है, तो ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। सामरिक रूप से देखा जाए तो ईरान के पास भी काफी अच्छी शक्ति है जो उसने सिद्ध कर दिया है इस छोटे से युद्ध में। तो स्वाभाविक है वो इतनी आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जिस पे उसने कई सालों से काम किया है, वो इस वक्त उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है दबाव की राजनीति से।
ओके, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन। मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपने बोला कि ईरान ने काफी कुछ एक्सपेरिमेंटली तैयार किया है, बहुत सारे उन्होंने व्यवस्थाएं तैयार की हैं, तो अब उसको युद्ध के रूप में युद्ध हो रहा है, या उसे उस जो बनाई हुई चीज है उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए युद्ध हो रहा है, जैसा आप लोग करते हैं कि कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गई तो एक बार टेस्टेड होके? मैं ये तो नहीं कह सकता आधिकारिक रूप से कि उनके बनाए हुए अस्त्रों का परीक्षण के लिए युद्ध हो रहा है। अगर ऐसा होता तो ईरान को पहल करनी चाहिए थी, परंतु आप भी मेरे इस बात से सहमत होंगे कि पहल तो इस बार युद्ध की इजराइल की तरफ से हुई है, और उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करना शुरू किया है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ईरान ने अपने अस्त्रों के परीक्षण के लिए युद्ध शुरू किया। ओके, चलिए, आप नहीं कह पाते हैं, मैं भी नहीं कह पाता हूं, लेकिन भारतीय राजनेता मनोज झा का एक बयान आता है। मनोज झा का बयान हम सुनेंगे पहले। सत्यनारायण जी, आपको भी हम सुनवाते हैं सीधे कि आखिरकार मनोज झा ये कहते हैं कि ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा करते हैं और किसी कोने से बैठ करके युद्ध की शुरुआत की भी कोशिश वही करते हैं। ये कैसी राजनीति है ट्रंप का, सवाल कर रहे हैं मनोज झा। कॉन्ट्रडिक्टरी खबरें आ रही हैं, पता नहीं किस प्लैनेट पे अमेरिकन प्रेसिडेंट रहते हैं। मतलब ही अपीयर्स टू बी ए डेस्परेट बीइंग। पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका मॉरल कंपास है भी या नहीं, या मिसिंग है। पहले तो उसको रिस्टोर करें, ये बेहद आवश्यक है। और युद्ध को जन्म दें और बाद में युद्ध विराम की घोषणा करें। और जैसा हमारे पड़ोसी मुल्क ने उनको नामित किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो जाहिर तौर पर मैं समझ रहा हूं कि वो अभी दुनिया में कुछ लोग जिनसे कॉम्पीट कर रहे हैं, तो विश्व शांति के अग्रदूत किम जोंग को मान लीजिए, नेतन्याहू को मान लीजिए, और उसी श्रृंखला में ये है। मैं बार बार कहता हूं कि वैश्विक उथल पुथल जो अभी चल रहा है, इसमें अमेरिका को अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना होगा। अन्यथा उनके विरुद्ध उनके खुद के देश में मैं समझता हूं कि जो वैचारिक एक ध्रुवीकरण हो रहा है, जो एक जमावड़ा हो रहा है, उनके लिए मुश्किल होगा। कॉन्ट्रडिक्टरी खबरें आ रही हैं, पता नहीं किस प्लैनेट पे अमेरिकन प्रेसिडेंट रहते हैं। मतलब ही अपीयर्स टू बी ए डेस्परेट बीइंग। पहले तो उनको तो चलिए, देखिए, हमने ये सुना कि आखिरकार मनोज झा कह क्या रहे थे। मनोज झा का ये कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहले किसी न किसी एंगल से युद्ध के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और उसके बाद में फिर युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। सत्यनारायण जी, क्या वास्तव में ऐसा ही हो रहा है अमेरिका की तरफ से, या कुछ और है जो हम दूर से बैठ के देख नहीं पा रहे? जिसको अंग्रेजी में फॉर ए चेंज, शायद मैं मनोज झा के वक्तव्य से भी सहमत हूं। युद्ध की शुरुआत आप ट्रंप कह लीजिए या इजराइल कह लीजिए, मैं थोड़ी देर पहले कह चुका हूं, उन्हीं की तरफ से हुआ है। अब युद्ध की शुरुआत करने में उनका जो मंतव्य है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के काफी करीब है, न्यूक्लियर बम बनाने के काफी करीब है, और अगर बन गया तो वह इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो इस पे मैं कोई बात कहना नहीं चाहूंगा, परंतु हां, युद्ध की शुरुआत निश्चित रूप से अमेरिका और इजराइल की तरफ से ही हुई है। ओके। और अब सीज फायर का अमेरिका और उसे सीधे युद्ध विराम की बात भी करते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, वो शायद दबाव की राजनीति करके अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप तो वैसे भी मशहूर हैं कि किस समय क्या कहेंगे वो शायद सिवाय प्रेसिडेंट ट्रंप के कोई नहीं जानता। ओके, इसी तर्ज पर ये जो राजनीति चल रही है इन दिनों, अब देखिए, छोटे छोटे अलग अलग जगहों पर युद्ध चल रहे हैं। कभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो जाता है, कभी अभी इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, इससे कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था।
3 अलग अलग जगहों पर हम युद्ध देख ही रहे हैं। क्या ये तृतीय विश्व युद्ध जो कहते हैं, क्या उसी तरफ धीरे धीरे जा रहा है क्या? नहीं, देखिए, तीनों के कारण अलग अलग हैं। हम इन तीनों की तुलना वैसे नहीं कर सकते। रशिया और यूक्रेन का युद्ध, उसका कारण बिल्कुल अलग है। वहां पे शायद कहीं ना कहीं कुछ साम्राज्यवादी इच्छाओं का प्रकटीकरण होता है, जबकि इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध, इजराइल का यह डर कि हमारे अस्तित्व को खतरा है अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है, तो इस वजह से उन्होंने आक्रमण किया है, एक अग्रेसर की भूमिका में आगे आए हैं। परंतु इन सब से अलग भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत ने युद्ध नहीं किया है। बकौल भारतीय प्रधानमंत्री वह केवल एक आतंकवादियों पे आक्रमण था, यह पाकिस्तान पे आक्रमण नहीं था, आतंकवाद पर था उनका आक्रमण। और जैसे ही हमने अपना गोल अचीव किया तो हमने उसको थोड़ा सा स्थगित कर दिया। वहां पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने युद्ध विराम कर दिया। युद्ध विराम शब्द का प्रयोग ना भारत सरकार की तरफ से हुआ है, ना किसी और जिम्मेदार नेता की तरफ से हुआ है भारत में। उसे हमने केवल आतंकवाद पर एक चोट कहा है और उस ऑपरेशन को केवल स्थगित किया है, बंद नहीं किया है, और उसे हमने युद्ध का नाम ही नहीं दिया है। ये युद्ध शब्द का प्रयोग तो केवल या तो टीवी चैनलों पे हो रहा है या दूसरे देशों के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं भी उसे युद्ध नहीं मानता। बिल्कुल, भारत केवल स्ट्राइक कर रहा था। बिल्कुल। और जैसे ही पाकिस्तान ने कहा कि आप अपनी कार्रवाई रोक दीजिए, उन्होंने, पाकिस्तान ने क्या शब्द प्रयोग किया होगा डीजीएमओ के भी बातचीत में, ये तो मैं नहीं जानता, ये तो वही बता सकते हैं। परंतु जैसे उन्होंने कहा कि कार्रवाई रोके, तो तुरंत भारत सरकार ने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो कार्रवाई रुकेगी, परंतु अगर दोबारा कोई आतंकवादी कार्रवाई हुई तब इस बार जरूर युद्ध होगा। युद्ध की चेतावनी जरूर दी है भारत ने, परंतु युद्ध नहीं किया है। और इसी बात को समझाने के लिए भारत ने अपने डेलीगेशन भी अन्य देशों में भेजा है और प्रयास किया है समझाने का। सभी अलग अलग, बल्कि इसमें सबसे बड़ी बात यह रही है सत्यनारायण जी कि सभी पार्टियों के नेताओं को डेलीगेशन के रूप में भेजा गया। केवल सरकारी तंत्र या फिर क्या बोलते हैं सरकार में बैठे हुए पार्टी के लोग ही नहीं गए थे, बल्कि अन्य पार्टियों के लोगों को भी एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पे लाके सबको अलग अलग भेजा गया था। एनीवे, इसी तर्ज पर अभी एक और बयान आ रहा है सुप्रिया सुले, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। उनका यह कहना है कि भारत अमेरिका आपस में फोन पर बातचीत तो कर रहे हैं, युद्ध विराम की बात तो करते हैं, लेकिन जैसा अभी हमने बताया आपको कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें अलग अलग देशों से आ रही हैं। सुप्रिया सुले का भी यही कहना है कि क्या जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है पूरे विश्व की, इस वक्त युद्ध की ओर चल रहा है क्या? एक बड़ा सवाल कर रही है सुप्रिया सुले। बहुत दुनिया में आज जो हो रहा है बहुत चिंता की बात है, और मेरे ख्याल से MEA हो और माननीय प्रधानमंत्री जी ने डी एस्केलेशन के बारे में जो कहा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी वैसे कहा है, ऐसी सब न्यूज़ अभी आ रही है। सो आज जियोपॉलिटिकली जो इंस्टेबिलिटी हो रही है वो बहुत चिंताजनक है। सबकी एक ही भावना है, डी एस्केलेट। सब जगह से डी एस्केलेशन का ही सबका सुझाव आ रहा है। ये तो होगा ही ना, ऑयल होगा, इट्स ऑलवेज इम्पैक्ट, एनी वॉर हैज इंटरनेशनल रेपरकशंस, वो तो होता ही है। बहुत दुनिया में आज जो हो रहा है बहुत चिंता की बात है, और मेरे ख्याल से MEA हो और माननीय प्रधानमंत्री जी ने डी एस्केलेशन के बारे में जो कहा है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी वैसे कहा है, ऐसी सब न्यूज़। तो देखिए, यहाँ सुप्रिया सुले भी यही बात कह रही है कि किस तरह से इस वक्त जो है वो अलग अलग जगहों से युद्ध जैसी स्थिति नजर आ रही है। भारतीय नेताओं को, भारत के प्रधानमंत्री को या फिर
विदेश मंत्रियों को आपस में बात करनी चाहिए अमेरिका के साथ में, कैसे स्थिति को सामान्य किया जा सके। सत्यनारायण जी, जैसा आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया था, युद्ध नहीं बुद्ध, क्या यही रास्ता है सब कुछ, या फिर कहीं पर किसी जगह पर आकर के, जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान को यदि सबक सिखाना है तो थोड़ी सी आंख को लाल तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। हमने पाकिस्तान पे आक्रमण नहीं किया है, ना पहले किया था कभी भूतकाल में, ना अभी किया है वर्तमान काल में। केवल पाकिस्तान में छिपे हुए आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए या उनको सबक सिखाने के लिए, यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा स्पष्ट करूंगा, हम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर नहीं चलाए हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है पाकिस्तान में छुपे हुए उन आतंकवादियों को सबक सिखाएं, इसके लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है। परंतु हां, इस समय कार्रवाई को स्थगित करते समय मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये ना युद्ध था ना युद्ध विराम हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करते वक्त भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है, अगर आतंकवादी कार्यवाहियों की कोई पुनरावृत्ति होती है तो उसे युद्ध माना जाएगा और इस बार निश्चित रूप से युद्ध होगा। तो युद्ध को केवल एक डेटरेंट के रूप में प्रयोग करने की कोशिश जारी है भारत सरकार की तरफ से। अब इस जो भूमिका है अभी ईरान और इजराइल के बीच में जो चल रहा है, इसमें भारत को किस तरह से, यदि आप भारतीय मूल के हैं तो आप मुझे ये बताइए कि भारत की जो दृष्टि होती है वो किस तरह से होनी चाहिए, वो किसका पक्ष ले सकता है या किसका पक्ष नहीं लेना चाहिए? देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, भारत के चाहने ना चाहने पर भी इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया है कई मामलों पर, और इजराइल भारत का एक बहुत अच्छा मित्र रहा है। सरकार किसी की भी रही हो, इजराइल से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। ये अलग बात है कि हमने पैलेस्तीन का भी समर्थन किया। ईरान से भी हमारे उतने ही अच्छे संबंध रहे हैं, आज से नहीं, कई वर्षों से, वर्षों पुराने संबंध रहे हैं ईरान से हमारे। कई बार जब हमारी अपनी ओपिनियन होती थी कुछ विषयों पर, जहां पर ईरान का अपना ओपिनियन होता था जो अलग होता था, इन सब के बावजूद ईरान के साथ हमारे संबंधों में कोई खटास नहीं आई है। चाहे वो शाह का रिजीम रहा हो या उसके बाद खमैनी का रिजीम शुरू हुआ हो, दोनों समय भारत ने एक सामंजस्य बनाकर रखा हुआ था ईरान के साथ, और ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो या जनता से जनता के संबंध की बात हो। तो ईरान के लोग भारतवासियों को बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, देखिए, तो भारत के प्रधानमंत्री के अच्छे दोस्तों में से माने जाते हैं, अच्छे मित्रों में से माने जाते हैं ट्रंप। भारत कुल मिला के कहें कि वो किसी एक का पक्ष न लेकर के इजराइल से बहुत अच्छी मित्रता और ईरान से बहुत अच्छे संबंध। भारत का अमेरिका के साथ में बहुत अच्छा संबंध, लेकिन अमेरिका का इजराइल के साथ अच्छा संबंध, ईरान की तरफ में लाल आंख। ऐसी स्थिति में क्या होगी भारत की भूमिका? यह अंतिम सवाल है। भारत की भूमिका मध्यस्थता की हो सकती है, और भारत पहले भी कह चुका है, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, और इस बात पे अडिग हैं। खुद ट्रंप भी कहते थे कि मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा तो सारे युद्ध रुकवा दूंगा। आप याद करें, उनके इलेक्शन कैंपेन में वो कहते थे, मेरे सत्ता में आने के 7 दिन के अंदर मैं सारे युद्ध रुकवा दूंगा। ये अलग बात है कि उन्हें अभी तक सफलता प्राप्त हुई नहीं है, ना वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध रोक पाए। हालांकि वो कहते हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया भारत पाकिस्तान का, जो कि युद्ध था ही नहीं, और भारत ने कभी इस बात को माना ही नहीं कि ट्रंप ने युद्ध रुकवाया है। जो व्यक्ति युद्ध रुकवाने के लिए आए, आज वो खुद युद्ध कर रहे हैं ईरान के साथ, या कर रहे थे आज सुबह तक। आज सुबह अचानक उन्होंने जरूर घोषणा की है
कि सीज फायर है। सीज फायर है का मतलब युद्ध था। तो जो व्यक्ति युद्ध रुकवाने आया वो युद्ध रोकने की बात कह रहा है आज सुबह। तो अब हम इसमें क्या समझें ट्रंप के बारे में? तो ट्रंप के बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। सत्यनारायण जी, ओवरऑल यदि मैं एक लाइन में कहूं तो इस युद्ध विराम को क्या आप वास्तव में युद्ध विराम समझते हैं या इस पर प्रश्न चिन्ह है? अभी प्रश्न चिन्ह तो रहेगा। अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कुछ दिन। वह इसीलिए, अगर आप याद करें, कुछ 3-4 दिन पहले की बात है, जहां तक मुझे याद है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मैं ईरान को 2 सप्ताह का समय दे रहा हूं जिसमें वो निर्णय करें कि बातचीत करके वो अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम को बंद करेंगे या फिर हम 2 सप्ताह के बाद युद्ध प्रारंभ कर देंगे। परंतु इस वक्तव्य के 2 दिन के बाद ही उन्होंने युद्ध चालू कर दिया। ओके, तो कुल मिलाकर के हम कहें कि अभी भी इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि युद्ध विराम हुआ है या अभी और आगे कुछ हो सकता है इस्राएल की तरफ से या ईरान की तरफ से। खैर, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब मिलेंगे तो बहुत सारी खबरें आपके लिए इंतजार कर रही है। हमारे अतिथि को यही से विदा लेते हैं। धन्यवाद सत्यनारायण जी।